हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेशन के बारे में। आर्बिट्रेशन क्या है, हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि एडीआर के कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप जो है सो हमारा है आर्बिट्रेशन। ठीक है, आपको ये बात पता है कि एडीआर के कुछ टाइप हैं, उसमें एक टाइप है आर्बिट्रेशन। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन ऑफ आर्बिट्रेशन, नेचर ऑफ आर्बिट्रेशन, स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन, और भी कुछ चीजें मैंने लास्ट में ऐड की है, आप वो देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है? इसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन है, ये एक सिंपल वर्ड्स में मैंने एक लिखा है डेफिनेशन, वो है आपको, तो मैं वो आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। ठीक है, आर्बिट्रेशन इज अ वे टू सॉल्व डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। ये बात तो सबको क्लियर है कि जो भी हम लोग बात कर रहे हैं एडीआर और उसके टाइप में, उसमें कहाँ है, कोर्ट नहीं जाना है। ठीक है, बिना कोर्ट गए काम करना है, तो विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। उसमें क्या होता है, बोथ साइड एग्रीज टू लेट अ न्यूट्रल पर्सन। ठीक है, जो बोथ साइड है उसमें एक न्यूट्रल पर्सन को रखना है, जो कि है एक आर्बिट्रेटर। वो क्या करेगा, लिसन देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड मेक अ डिसीजन। दिस डिसीजन इज फाइनल एंड मस्ट बी फॉलोड बाय दी बोथ पार्टीज। कहने का क्या मतलब है कि दो पार्टीज हैं, ठीक है, दो पार्टी हैं, वो लोग एग्री कर रहे हैं। क्या जरूरी है? एग्री करना। एग्री करना जरूरी है, कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। दो पार्टी एग्री कर रहे हैं कि हम लोग एक आर्बिट्रेटर रखेंगे। आर्बिट्रेटर क्या करेगा? आर्बिट्रेटर डिस्प्यूट को सुनेगा, ठीक है, डिस्प्यूट को लिसन करेगा और उसके बाद जो है सो डिसीजन देगा। डिसीजन देगा और डिसीजन क्या होगा? डिसीजन होगा आपको फाइनल। समझ में आ गया? डिसीजन होगा आपको फाइनल। ठीक है, अब इसमें हम आपको दो तीन डेफिनेशन और दे दिए हैं ब्लैक लॉ डिक्शनरी का। ब्लैक लॉ डिक्शनरी क्या बोलता है कि आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन विच न्यूट्रल थर्ड पार्टी द आर्बिट्रेटर रेंडर्स डिसीजन। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के हिसाब से ये है। उसके बाद फिर यूनिसेट्रल, जो यूनिसेट्रल है ना, यूनिसेट्रल मॉडल लॉ इसको बोलते हैं। इसी के ऊपर, इसी के ऊपर पूरे दुनिया में, ठीक है, इसी के ऊपर पूरे दुनिया में आर्बिट्रेशन लॉ जो है सो बेस्ड है। आर्बिट्रेशन लॉ बेस्ड है। ठीक है, ये आपको न्यूयॉर्क कन्वेंशन से आया था। न्यूयॉर्क कन्वेंशन से आपको ये आया था। तो इसका क्या कहना है? आर्बिट्रेशन refers to a consensual method of dispute resolution where parties submit dispute to one or more arbitrator which make binding decision। कहने का मतलब आप समझ गए कि ये कंसेंसुअल है। मैंने पहले ही बोला था कि एग्री करना चाहिए, जिसमें कि एक या एक से ज्यादा जो है सो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है जो बाइंडिंग डिसीजन। तो उसके बाद हमारे पास है इनका एम अहमदिया साहब का, जो कि फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो इनका क्या है? आर्बिट्रेशन इज अ फॉर्म चोजन बाय पार्टी, इज अ फोरम chosen by the party to resolve dispute outside the traditional court system offering speed and confidentiality। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आप बोलोगे कि इतनी सारे डिफिनेशंस क्यों हैं? देखिए, ये डिफिनेशन जो है, जो ये वाला डिफिनेशन है, ये है आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये है आपको समझाने के लिए। और बाकी जो डिफिनेशंस दिया है, जब आपको एग्जाम में अगर पूछेगा और डिफिनेशन जब आप लिखोगे कि व्हाट इज आर्बिट्रेशन, आप लिखोगे उसमें, जब आप लिखोगे कि आर्बिट्रेशन, आप ऊपर वाला मीनिंग समझाओगे, फिर ये सारे लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, जो भी है यूनिसेट्रल मॉडल, अकॉर्डिंग टू एम अहमदिया, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। इसके लिए मैंने आपको उस हिसाब से लिख के दिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे की फीचर्स या नेचर। यही आपके एडवांटेज भी हैं इसके। ठीक है, एडवांटेज भी अगर आपसे पूछता है आर्बिट्रेशन का तो यही लिखेंगे। इसमें आपको टोटल जो है सो 10 पॉइंट्स हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये सारे 10 पॉइंट समझ गए तो समझो कि आपका आर्बिट्रेशन का काम हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वॉलेंट्री एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, वॉलेंट्री एग्रीमेंट कहने का क्या मतलब है? वॉलेंट्री एग्रीमेंट कहने का मतलब है कि जो वो दोनों पार्टी है, उन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया हो, म्यूचुअली डिसाइड करके एक एग्रीमेंट बनाया हो। ठीक है, तो आपका वो हो गया वॉलेंट्री एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेटर है दोनों पार्टी मिलके अपॉइंट करेगी। ठीक है, अपॉइंट करेगी, वो होगा न्यूट्रल। वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का जो है सो जानकार हो या किसी तरह से उसका कुछ लेना देना हो, या जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको लेके डिस्प्यूट है, हो सकता है एक प्लॉट ऑफ लैंड के लिए डिस्प्यूट हो या फिर एक बिल्डिंग के लिए डिस्प्यूट हो। ठीक है, एक बिल्डिंग के लिए डिस्प्यूट हो, तो उस बिल्डिंग में उस
आर्बिट्रेटर का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आर्बिट्रेटर जो है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर जो है वो फ्री होना चाहिए इन चीज़ों से। तो ठीक है, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होना चाहिए। डिसीजन जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, मैंने आपको पहले भी समझा दिए। क्योंकि जो अवार्ड मिलता है आर्बिट्रेशन अवार्ड जो होता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड जो होता है वो होता है बाइंडिंग। कहने का ये मतलब है कि ये नहीं है कि अगर अवार्ड आ गया तो आप बाद में बोल सकते हो कि भाई अब मैं ये नहीं मान रहा, आपको वो मानना ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कहने का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि दोनों पार्टीज के पास फ्रीडम है आर्बिट्रेटर चुनने का, वेन्यू चुनने का, प्रोसीजरल लॉ चुनने का। आर्बिट्रेटर चुनने का तो आपको मैंने समझा ही दिया कि थर्ड पार्टी को चुनेगा जो उनका डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा, वो आर्बिट्रेटर। वेन्यू कहने का मतलब है प्लेस। ठीक है, प्लेस कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक पार्टी है, एक पार्टी आपको तमिलनाडु की है, ठीक है, एक पार्टी तमिलनाडु की है प्लस एक पार्टी जो है आपको दिल्ली की है, तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग इसको दिल्ली में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिल्ली में सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका वेन्यू डिसाइड हो गया। और एक प्रोसीजरल लॉ कहने का मतलब है कि क्या होगा, अगर एविडेंस प्रेजेंट होगा तो क्या क्या एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट हो सकता है, और बाकी चीजें की क्या क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है कि नहीं, इन चीजों। तो प्रोसीजरल लॉ सारी चीजों को डिसाइड करने का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो पार्टीज के पास होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी आप अभी तक समझ चुके होंगे कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी होता है उसके बारे में, केस के बारे में, वो आउट नहीं होता है पब्लिक, नोट इन पब्लिक, नोट इन पब्लिक। ठीक है, नोट इन पब्लिक। और टाइम एफिशिएंट तो होता ही है हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से, आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब से कि प्रोसीजर जो है 12 मंथ के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, 12 मंथ के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। बट कोर्ट में क्या, कोर्ट में 2 साल 10 साल कुछ भी लग सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे 12 महीने का टाइम फ्रेम बना हुआ है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है ही, अगर 12 मंथ में आपका खत्म हो जाएगा तो 12 मंथ में आपको जो कॉस्ट लगेगा वो ऑब्वियसली है जो 5 साल या 10 साल में कॉस्ट लगेगा उससे कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ कोर्ट के अंदर क्या होता है कि आपको एडवोकेट का फीस देना होगा, प्लस कोर्ट फी देना होगा, प्लस पेपर वर्क का फी देना होगा, बाकी और भी चीजें होती हैं। तो आपका ये कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, लिमिटेड कॉस्ट है, सिर्फ आर्बिट्रेटर और जो वेन्यू वगैरह का है उतना ही कॉस्ट यहाँ पे लगता है। इसके बाद है हमारा एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज कहने का क्या मतलब है, मान के चलिए जो जज साहब हैं उन्होंने अपने टाइम में आर्ट्स से पढ़ाई की है। ठीक है, आर्ट्स से पढ़ाई की है और इनका जो है सो हिस्ट्री सब्जेक्ट है और प्लस लॉ है। ठीक है, हिस्ट्री और लॉ है, तो इनके पास जो है सो बहुत सारी फील्ड्स ऐसे होंगे जिनकी जानकारी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर कोई साइंस बेस्ड फील्ड है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसको चोरी कर लिया गया या जो भी है, जैसे आईपी का जो मैटर होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मैटर है उसके ऊपर जो मैटर है वो है। तो अब क्या होगा कि आपको जज साहब को पूरा मैटर समझाना होगा कि क्या है। ठीक है, पूरा मैटर जो है सो आपको समझाना पड़ेगा। बट यहाँ आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेटर एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में। ठीक है, उसके पास एक्सपर्ट होता है, तो वहां पे आपको उसको ये नहीं समझाना होगा कि किस मुद्दे पे बातचीत हो रही है, तो आपका जो प्रोसेस है ऑलरेडी फास्ट हो जाएगा। इन्फोर्सिबिलिटी आपको मैंने समझा ही दिया कि यहाँ पे जो अवार्ड मिल जाता है उसमें लिमिटेड अपील होती है, और दूसरा वो इन्फोर्सेबल होता है नेशनल लॉ में भी और न्यूयॉर्क कन्वेंशन से में भी। अगर डोमेस्टिक है, ठीक है, अगर डोमेस्टिक अवार्ड है तो वो नेशनल लॉ से होगा, जैसे हमारे यहाँ है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अगर फॉरेन अवार्ड है तो ये न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंदर होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब आगे है लिमिटेड अपील्स। लिमिटेड अपील्स मैंने आपको समझा दिया है। आर्बिट्रेशन में जो है सो बहुत ही लिमिटेड अपील का ऑप्शन है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है जिसमें आप चैलेंज कर सकते हैं अवार्ड को। ठीक है, 10 चीजें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। क्या है, सबसे पहले वॉलेंट्री एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर न्यूट्रल थर्ड पार्टी, फिर उनका एक डिसीजन होता है, बाइंडिंग डिसीजन हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टीज को, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी है, टाइम इफिशियंसी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्सपर्टीज है, इन्फोर्सिबिलिटी है, और आपको लिमिटेड अपील है। ठीक है, आपको क्लियर हो गई होगी ये चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक स्मॉल सा डाल दिया है, अगर गलती से आपसे पूछा जाए तो उसके लिए। तो सबसे पहले क्या है,
आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आप नोट्स वोट्स लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ हिस्ट्री क्या है। तो एंशियंट ग्रीस और रोम में ऐसा सिस्टम था आर्बिट्रेटर वाला, इवन इंडिया में भी था। इंडिया में जो पंचायत वाला सिस्टम था पहले, पंचायत वाला जो सिस्टम था, इसमें क्या होता था, एक पंच अपॉइंट होता था। ठीक है, एक पंच अपॉइंट होता था, एक पंच अपॉइंट होता था जो कि डिसीजन देता था। तो इसको आप देखो तो एक सिमिलर तरह का प्रोसेस मान सकते हो उस चीज से कि भाई अभी जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है वो चीजों को सुन रहा है और डिसीजन दे रहा है। तो एंशियंट टाइम में ऐसा था। 19th सेंचुरी के बाद जो मिडाइवल टाइम था, मॉडर्न आर्बिट्रेशन का जो बात बोलते हैं, 19th सेंचुरी में यूएसए ने एक वो रखा, कॉन्फ्रेंस रखा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो फेल हो गया था। इसमें वो फेल हो गया था, बट ओवरऑल वर्ल्ड ने ये डिसाइड किया कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए, अल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज पे ये डिसीजन आया। उसके बाद 20th सेंचुरी में न्यूयॉर्क कन्वेंशन आया, 20th सेंचुरी में जेनेवा आया, फिर न्यूयॉर्क आया। ठीक है, जिसमें यूनिसेट्रल मॉडल आया, यूनिसेट्रल मॉडल आया जिसके बेसिस पे वर्ल्ड वाइड लॉ बने। ठीक है, जिसके बेसिस पे वर्ल्ड वाइड लॉ बने। आपको समझ में आ गया हिस्ट्री इसका बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे स्कोप। ठीक है, स्कोप पे बात करेंगे। तो स्कोप का क्या मतलब होता है? स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। ऐसे तो ये बहुत जगह अप्लाई हो सकता है, बट मेजरली 4 जगहों पे अप्लाई होता है: कॉमर्शियल डिस्प्यूट, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट और आपको स्पोर्ट्स डिस्प्यूट। ठीक है, अब आ जाइए मैं आपको बताता हूँ। कॉमर्शियल डिस्प्यूट कहने का मतलब क्या है? जैसे आपको ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका, कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आपको एक मॉल बनाना है। ठीक है, आपको एक मॉल बनाना है। तो आपने इस मॉल को बनाने के लिए, इस मॉल को बनाने के लिए आपने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको? कॉन्ट्रैक्ट दिया इस आदमी को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने इस आदमी को। तो ये क्या करेगा? आपका मॉल बनाएगा। तो आपने जब इससे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ इसके के बीच में, एग्रीमेंट जो साइन हुआ उसी में आपने लिख दिया कि आर्बिट्रेशन से ही हम लोग रिजॉल्व करेंगे अगर इस मॉल को लेके कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे बीच में तो। ठीक है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट में आपको समझ में आ गया। उसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट कहने का मतलब है कि कोई फॉरेन कंपनी है, जस्ट फॉर गूगल, ठीक है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट करती है, तो गवर्नमेंट से इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसमें ये बोलते हैं कि अगर डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं लेबर डिस्प्यूट। लेबर डिस्प्यूट कहने का क्या मतलब है? इंप्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में जो डिस्प्यूट होता है। कहने का मतलब है कि कोई बंदा है, ठीक है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, कोई आदमी है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसको रिजाइन करता है, वो रिजाइन करता है वो, और इसको पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो इसको पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये जो रिजोल्यूशन होगा वो आर्बिट्रेशन से होगा। क्यों होगा आर्बिट्रेशन से? क्योंकि जब इसने जॉब ज्वाइन किया था, इस बंदे ने जब जॉब ज्वाइन किया था, तभी इससे साइन करा लिया गया था कि हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो आर्बिट्रेशन से सॉल्व होगा। ठीक है, स्पोर्ट डिस्प्यूट में सिंपल है, आपको एग्जांपल देता हूँ। आईपीएल वगैरह के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं दोनों प्लेयर और फ्रेंचाइज के बीच में, वो सारे आर्बिट्रेशन से सॉल्व होते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये चीज हम ना आराम से पढ़ेंगे। हम लोग आने वाले एक एक लेक्चर को लेके हम लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे। ये चीज है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है आर्बिट्रेशन का? तो सबसे पहले क्या होता है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट है और डिस्प्यूट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक आर्बिट्रेटर सेलेक्ट करते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन गया, फिर उसके बाद हम लोग आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो क्या करेगा? हियरिंग और एविडेंस लेगा। ठीक है, हियरिंग और एविडेंस हो गया। उसके बाद क्या देगा? वो दे देगा आपको अवार्ड। ठीक है, उसके बाद वो अवार्ड दे देगा। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है इसका आर्बिट्रेशन का। अब हम लोग लास्ट स्लाइड पे हैं। ये है हम लोग का चैलेंजेज एंड लिमिटेशन। इसी को आप डिसएडवांटेज भी समझ लीजिए। ठीक है, यही आपका डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले आ गया कॉस्ट। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो कॉस्ट इफेक्टिव था, अब कॉस्ट इसका डिसएडवांटेज कैसे हो गया?
अरे मैं बता रहा हूँ, देर रखो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हो जाता है कॉस्ट। कॉस्ट देखो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कॉस्ट इफेक्टिव है। बट होता क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है मैटर, या फिर फॉरेन जो है सो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हों और इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाता है। कैसे नहीं रह जाता है? जस्ट फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो है इंडिया की, ठीक है, और दूसरी कंपनी जो है वो हो जाती है आपको यूएसए की। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? तो अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट होता है तो ये कहते हैं कि नहीं, अगर इंडिया वाला कहता है नहीं भाई यूएसए में तुम करोगे तो तुम फेयर रहोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, यूएसए वाला कहता है तुम इंडिया में अगर करोगे तुम फेयर रहोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, तो ये लोग डिसाइड करते हैं चलो सिंगापुर में कर लेते हैं। ठीक है, सिंगापुर में कर लेते हैं। तो सिंगापुर, अब क्या होगा कि इन दोनों को अपने डेलीगेट्स भेजने पड़ेंगे सिंगापुर, और इस तरह से कॉस्ट जो है सो उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, लिमिटेड अपील्स मैंने आपको समझा ही दिया था कि बहुत ही कम ग्राउंड्स है। लैक ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कहने का मतलब है चूंकि ये मैटर प्राइवेट होता है तो बहुत कम केस लॉज होते हैं जिसको आप कोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इनकंसिस्टेंट आउटकम निकलता है। हो सकता है कि जो सेम फैक्ट मैटर हो, सब्जेक्ट मैटर और फैक्ट सेम हो पिछले मैटर में, वो उसका डिसीजन कुछ आया और नेक्स्ट का कुछ आएगा, क्योंकि आप उसको कोर्ट नहीं कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, और इनफोर्सिबिलिटी इशू भी आती है इसमें। क्यों आती है? क्योंकि हो सकता है कि जिस देश के खिलाफ आपको मिला हो, या हो सकता है जिस जगह पे या मैटर पे मिला हो वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो उस जुरिस्डिक्शन में। कहने का मतलब है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि आपको एक अवार्ड मिल गया। ठीक है, अवार्ड मिल गया, आप आ गए इंडिया, कह रहे हो इसको इन्फोर्स कर दो, बट इंडिया क्या बोलेगी कि आपका अवार्ड जो है उसको मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो इस तरह से इसकी इन्फोर्सिबिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से ये क्लास खत्म होता है। आपको मैंने आर्बिट्रेशन का एक एक चीज समझा दिया है बेसिक में। अब हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर क्या होता है, एक एक चीज धीरे धीरे करके अगले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 10-12 लेक्चर में मैं सारा खत्म कर दूंगा आपका, टेंशन नहीं लेना है एकदम। 12 लेक्चर देख के चले जाओ, एग्जाम मस्त एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।